कोट को ध्यान से पढ़ना, जिसमें लिखा हुआ है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंटेलिजेंट पीपल आर फुल ऑफ डाउट, वो सेल्फ डाउट करते रहते हैं, और वहीं पे स्टूपिड वंस आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। इस कोट से मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, जिन्हें चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत भी मालूम है, वो खुद को डाउट करते हैं कि व्हाट इफ़ मैं जो बोलने वाला हूँ या फिर मैं जिस आइडिया को प्रेजेंट करने वाला हूँ, इसके काउंटर एग्जाम्पल भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हूँ। क्योंकि वो अपने हर एक चीज़ को, वो कहते हैं ना, दूध का जला चाय भी और समथिंग लाइक दैट, कि फूक फूक कर पीता है। तो वैसा ही यहाँ पर है। अगर एक इंटेलिजेंट बंदा जो होता है, वो इंटेलिजेंट कैसे बनता है, वो चीज़ों को स्टडी करता है। हम और आप, हम सभी बिगिनिंग में कभी ना कभी तो बेवकूफ़ थे ही। इतना तो हम सभी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, शुरुआत में हमें बहुत चीज़ों के बारे में नहीं मालूम था। ओवर टाइम हमें कई चीज़ें मालूम चली एंड हमें ये पता चला कि कई जगहों पर हम खुद गलत हैं। तो इस वजह से इंटेलिजेंट लोग फुल ऑफ डाउट्स होते हैं। उनके मन में हमेशा डाउट रहता है कि क्या वो सही है या फिर एक्चुअली वो जो सोच रहे हैं वो एक बुलशिट आइडिया है। तो वहीं स्टूपिड लोग फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि एक्चुअली ट्रूथ क्या है, वो बस खुद को सही साबित करना चाहते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में मैं जिस कंटेंट को डिबंक करने वाला हूँ, उसके कंटेंट क्रिएटर ही इज समवन फ्रॉम इसरो और समथिंग लाइक दैट, ये ऐसे ना हो। मैंने इनका एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो का टाइटल है कैन अ ब्लैक होल एक्सेलरेट लाइट। टाइटल देखकर मुझे लगा कि चलो यार, इसमें कुछ काम की चीज़ें मिलेंगी, बट ये पूरा वीडियो रेडशिफ्ट के ऊपर है और वो किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करता। इनफैक्ट मैंने इस चीज़ को आंसर करने के लिए एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना रखा है। तो अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल पे जाकर मेन वीडियो को देख लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं इसके बारे में यहाँ पर अब ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ। आई थिंक इट्स अ रियली गुड चैनल। मैंने कुछ वीडियोज़ ही देखे हैं, या हॉकिंग रेडिएशन वाला भी, इसमें भी कई छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, जिसे मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिबंक इट। बट आज इस वीडियो में हम व्हाट आर ब्लैक होल्स, इस वीडियो को स्टडी करने वाले हैं। एंड इसमें मैंने देखा क्या है कि एक्चुअली ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में आता है। कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा और आपको बताऊँगा कि इनका जो एक्सप्लेनेशन है ब्लैक होल का, वो एक्चुअली गलत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में अपन सबने सुना है। बहुत बार बच्चों ने वैसे क्वेश्चन भी पूछा है कि सर ब्लैक होल क्या होता है, कैसे बनता है। तो मैंने सोचा क्यों ना 5-5, 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस की एक सीरीज बना दूं और ब्लैक होल के बारे में सब कुछ इसमें डिस्कस कर डालूं। तो दोस्तों, ये जो पहला वीडियो है, ये ब्लैक होल से रिलेटेड उसी सीरीज का पहला वीडियो है। तो सबसे पहले तो दोस्तों को समझना पड़ेगा कि ब्लैक होल जो है वो है क्या चीज़। तो देखो, बहुत सिंपल सी एक बात अगर अपन देखें, तो लेट्स वेल, आई थिंक इनका जो वर्क है या फिर एफर्ट जो है कि ब्लैक होल को समझाने के लिए एक पूरा सीरीज़ बनाना, ये आई थिंक काफ़ी प्रेज वर्दी है। मैं भी एक्चुअली फ्यूचर में ब्लैक होल्स के ऊपर तो नहीं, बट एक्चुअली मैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। बट उसके लिए मेरा वही प्रॉब्लम है कि चैनल थोड़ा सा और रीच बढ़ जाए, बिकॉज एज यू नो, इंडियन कंटेंट का ये कल्चर रहा है कि इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में बड़े बड़े यूट्यूबर्स कंटेंट चोरी करते हैं। अगर आप किसी भी बड़े चैनल को देख लो और उनके कंटेंट को गूगल या फिर यूट्यूब पे सर्च करो, तो आपको पूरा का पूरा जो फैक्ट उन वीडियो में बताया गया, आपको लाइन बाय लाइन वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट मुझे थोड़ा बहुत डर है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है पहले भी। बट एनीवेज, ये मेरे पास एक माउस है, ठीक है, और मैं इस माउस को जब ऊपर फेंक रहा हूँ तो नीचे आया वापस। या ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से नीचे आया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Okay. अब अगर मेरे को इस माउस को अर्थ के बाहर फेंकना है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर फेंकना है, तो मेरे को इस माउस को कुछ मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है, कुछ मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ती है। यस यस, तो उसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। ओके, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम एस्केप वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो हम एक्चुअली उसके फॉर्मूले को ये कुछ इस तरह से डिराइव करते हैं। mgh नहीं, g की जगह मैं डाल देता हूँ gm/r² इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट में ना तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, और मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे एटलीस्ट रेस्ट में चला जाए। तो यहाँ पर मेरा ऐसा फॉर्मूला बन जाता है, और यहाँ से मैं v² इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ m से m कैंसल्ड आउट हो जाएगा, एंड v² इज इक्वल टू 2 gm/r², एंड ये RH और ये कैंसल आउट हो जाएगा, एंड हमें एक्चुअली 2gm/r ऐसा कुछ फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा।
अब ऑब्वियसली अगर आप इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो तो ब्लैक होल वाला कॉन्सेप्ट अगर डालना है तो आर मेरा श्वार्ज़शील्ड रेडियस बन जाता है यहाँ से, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 2gm/c², क्योंकि ब्लैक होल का इसके वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट होता है। और यहाँ से आई थिंक ये आ गया हमारा फॉर्मूला। एक्चुअली अगर आप गूगल करके देखो तो ये फॉर्मूला श्वार्ज़शील्ड रेडियस का फॉर्मूला है और ये डिटो मैच कर जाएगा, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। बट ये एक्चुअली फॉल्स इक्विवेलेंस के लॉजिकल फैलेसी को कमिट कर रहा है अगर आप कहते हो कि ब्लैक होल का एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वीडियो में मुझे देखने को मिला। इन्होंने जिस चीज़ को सामने रखा है, जिस कॉन्सेप्ट को सामने रखा है ब्लैक होल को एक्सप्लेन करने के लिए, वो है एस्केप वेलोसिटी, जो कि पूरी तरह से गलत है। एस्केप वेलोसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ न्यूटोनियन मैकेनिक्स में काम करता है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप इस तरह के कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, जब हम एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं और उसे कांस्टेंट मान लेते हैं, ये वाला काम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप नहीं कर सकते। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस तरह की इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हम किलिंग वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। अब किलिंग वेक्टर क्या है, कहाँ से आता है और कंटिन्यूअस आइसोमेट्री क्या होती है, इन चीज़ों को मैं अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट मैं बस आपको एज ए फैक्ट की तरह यहाँ बता देता हूँ कि ये चीज़ करना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अलाउड नहीं है। ये नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसे अगर आप रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में लाते हो और चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली आपका एक्सप्लेनेशन गलत होगा। एस्केप वेलोसिटी क्या चीज़ है भाई? ये है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ और इस माउस को खुले मैदान में फेंकता हूँ एस्केप वेलोसिटी से, तो ये जो माउस है ये अर्थ को पार करते हुए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब सवाल आता है भाई एस्केप वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है? एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है मास ऑफ द अर्थ पे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, इस फॉर्मूले में एक्चुअली मास ऑफ द प्लैनेट आ जाता है। तो जैसा कि वो अर्थ बोल रहे हैं तो हम ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट वाइज अर्थ की बात करें तो यहाँ एम मेरा मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। वैसे आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत लेना, जैसे मैंने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgh लिख दिया है, ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला हो जाता है gm/r। तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस इन नोटेशन वगैरह का मैटर है, तो इस चीज़ से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ ओके। एक्चुअली डेरिवेशन भी इसका डिटो सेम रहता है और ये आप क्लास 9th में इस चीज़ को पढ़ते हो आई थिंक। फिजिक्स है, एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले के बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस इतना समझ लेना है कि अर्थ का साइज और अर्थ का जो मास है उस पर डिपेंड करेगी एस्केप वेलोसिटी। अर्थ जो है चांद से बड़ा है, तो चांद की जो एस्केप वेलोसिटी है वो अर्थ से कम है, एंड दैट इज इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। द रीजन कि चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो गैसेस थी चांद की वो गर्म हुई, एनर्जी मिली उनको और वो एस्केप कर गई। तो एस्केप वेलोसिटी कहां से आ गई ब्लैक होल में? तो दोस्तों होता क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे तेज है, उससे तेज अपन मानते हैं कि इस कॉस्मिक सेटअप में कुछ भी नहीं जा सकता। ओके, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, उससे तेज कुछ भी नहीं जा सकता। देखो अब यहाँ से जो एक्सप्लेनेशन का शुरुआत होने वाला है ये एक्चुअली गलत है, तो ध्यान से सुनना। मैं एक एक करके इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा और रियल एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको मिसकॉन्सेप्शन वगैरह ना हो। मतलब अगर मैं अर्थ पे खड़ा होकर एक लेजर या टॉर्च को मारूं और सब कुछ एकदम साफ क्लीन एनवायरनमेंट है, तो वो जो लाइट है वो निकल पड़ेगी। सो व्हाट ही बेसिकली मीन्स इज दैट अगर ये मेरा अर्थ है, ठीक है, और अर्थ से रेडियली आउटवर्ड मैंने एक लेज़र बीम को लॉन्च करता हूँ, तो ये एक्चुअली लाइट धीरे धीरे करके ये चलती हुई बाहर निकल जाएगी। जैसे कि स्पेसशिप वगैरह होता है, तो स्पेसशिप वगैरह एक्चुअली इसके वेलोसिटी से मूव नहीं करते हैं, बट वो कंटिन्यूस थ्रस्ट अप्लाई करते रहते हैं, जो कि mg - f = 0 कर देता है और नेट फोर्स 0 हो जाने की वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी से ये निकल जाता है। एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, वो ये कुछ ऐसा है कि जब आप ऑब्जेक्ट को थ्रो अवे करोगे तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता चला जाएगा, डी एक्सेलरेट होता चला जाएगा। तो अगर इनिशियली मैं आपको स्पीड दे देता हूँ, मान लो 15 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, नहीं ओके 15 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो गया ये, तो ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से ये स्पीड अब डिक्रीज होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि ये स्पीड डिक्रीज होकर 0 कहाँ हो जाए, r = इन्फिनिटी पे, जहाँ पर हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस 0 हो जाएगा। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है इसके वेलोसिटी का, जिसमें हमारा मेन आइडिया रहता है कि ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट हो सकता है, बट डी एक्सेलरेशन के बावजूद भी हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना चाहते हैं। बट रॉकेट वगैरह ये इसके वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करते हैं। तो इनका आइडिया है कि बिल्कुल ऐसे ही हमारा फोटॉन या फिर हमारा लाइट
जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से वो स्लो डाउन होता चला जाएगा, बट वो अपना स्पीड जो 0 अटेन करता है वो इन्फिनिटी पे करेगा। वैसे ऑब्वियसली अभी जो मैंने यहाँ पर लाइट के बारे में बात की है ये एक्चुअली कम्प्लीटली बुलशिट है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 0 सिर्फ इवेंट होराइजन पे होता है। एंड इस पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वगैरह है जो कि नॉन इनर्शियल इफेक्ट की वजह से हो जाता है, तो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट हमेशा c होता है, ये किसी भी लोकली इनर्शियल फ्रेम में ट्रू है, बट ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से 0 हो सकता है, तो उस चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मैंने इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाया और मैंने उसी वीडियो में एक्सप्लेन करा जिस वीडियो की मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि क्या लाइट एक्सेलरेट वगैरह हो सकता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो आप उस वीडियो को देख लेना, आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। वो दूर निकल जाएगी, वो अर्थ से निकल जाएगी, वो चांद के पार हो जाएगी, वो सोलर सिस्टम को क्रॉस कर जाएगी। हाँ ठीक है, मेरी टॉर्च है जो कमजोर है, उसकी पावर कम है, तो डिटेक्ट नहीं होगी। ओके, सो यहाँ पर एक और चीज़ इन्हें बोल देना चाहिए था, दैट वाज अबाउट रेड शिफ्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है और ग्रेविटी फोटॉन्स के साथ रेड शिफ्ट नाम की एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से अगर एक फोटॉन ग्रेविटी के फील्ड में बहुत ज़्यादा समय तक रहता है तो वो धीरे धीरे अनडिटेक्टेबल होना शुरू कर देता है। तो उस चीज़ को भी कंक्लूड करते हुए ये कहना काइंड ऑफ सही है। लेकिन दोस्तों अपने को रात को सितारे तो दिखते हैं। क्यों दिखते हैं सितारे? जो भी अपन स्टार रात को देखते हैं ना दोस्तों, वो बिलियंस ऑफ ईयर्स लाइट ईयर्स अवे है। मतलब रोशनी को उन स्टार से अपने पास तक आने में बिलियन लाइट ईयर लग रहे हैं। बिलियन लाइट ईयर का मतलब कि जब एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ, फिर वहाँ ये भाई साहब टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गए। एनीवेज, उनका यहाँ पर जो मेन पॉइंट है रात में हमें सितारे क्यों दिखते हैं, एक्चुअली उनका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होता है और अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना वीक है कि माइनर रेड शिफ्ट होगा ये कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ऑब्वियसली यू नो दैट कि ग्रेविटी वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है, तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल इफेक्ट अपार्ट फ्रॉम ब्लैक होल बहुत ही ज़्यादा वीक रहते हैं और नॉन डोमिनेट रहते हैं, तो उनका इफेक्ट काफ़ी इजीली डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। यही तो वो रीज़न है जिस वजह से मरकरी नाम का प्लैनेट, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट है, वो प्रीसेशन करता है, बट अर्थ प्रीसेशन नहीं करता। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको अपन लाइट ईयर कहते हैं। बहुत बड़ा नंबर है। कितना बड़ा नंबर है देख लो, यहां से जो सूरज है तकरीबन 16 करोड़ किलोमीटर दूर है। ओके भाई, ये मेरे को इंटरेस्ट नहीं, मैं थोड़ा भगा देता हूँ आगे। मेरे पास लाइट का एक पार्टिकल फोटोन है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये वही है जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। और उसका साइज कितना है? डायमीटर ऑफ द सन के बराबर। तो सूरज के डायमीटर के बराबर एरिया में, वॉल्यूम में, मैंने सूरज जैसे कितने सूरज, 40 लाख सूरज भर दिए। अब क्या हुआ? अब ये हुआ वहां से जो लाइट निकली उसको जितनी स्पीड चाहिए उस एरिया के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाने के लिए, उसकी स्पीड से कम बढ़ गई। बाय द वे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन गलत है एक्चुअली। जैसे कि अगर यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैक होल का अगर साइज सन के रेडियस के इक्वल है और उसके अंदर हमने 40 लाख सन को कैप्चर करा है, अंदर स्टोर करके रखा है, तो इसकी वजह से ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। और इसका सिंपल सा रीज़न है, अगर हम ब्लैक होल के साइज़ की बात करते तो हम एक्चुअली इवेंट होराइजन की बात कर रहे होते, और इवेंट होराइजन Gm/c², इस पे डिपेंड करता है, वो टोटली मास पे डिपेंड करता है। और अगर आप 40 लाख मासेस की वैल्यू भी डालो तो वो सन के मास से काफ़ी कम छोटा आने वाला है। तो इन वन सेंस ये सही है, बट ये एक्चुअली जो सन की साइज की बात की जा रही है ये गलत है कि ब्लैक होल का साइज सन के साइज के इक्वल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इन केस अगर कोई मिसकॉन्सेप्शन या कन्फ्यूजन आ जाता है तो वो आई होप कि यहाँ पर रिजॉल्व हो चुका हो। और क्या मिला मुझे मिला ब्लैक होल। तो दोस्तों सिंपल वर्ड्स में अगर ब्लैक होल को बोलें तो ब्लैक होल कोई यूनिवर्स में छेद नहीं है, इट्स नॉट अ होल। ओके, या ये पार्ट बिल्कुल सही है और मैं खुद अग्री करता हूँ। कहते ना ब्लैक होल यानी लगता है कि छेद। ओके, हाँ, इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास ये पीस ऑफ पेपर है और इस पीस ऑफ पेपर में यहाँ पर अगर होल है ना, तो कर्वेचर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस पॉइंट पे जहाँ पर होल है उस पॉइंट का कर्वेचर जो है, कर्वेचर टेंसर, एक्चुअली हम इसे रिची टेंसर कहते हैं इसलिए आर लिख रहा, ये एक्चुअली इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस सेंस में जो पॉपुलर साइंस कल्चर में ब्लैक होल को होल नाम दिया गया है ये जस्टिफाई किया जा सकता है, बट इसे कोई सपोर्ट नहीं करता। प्लस यहाँ एक और चीज़ आ जाती है, अगर मेरे पास ये पीस ऑफ पेपर ये कुछ इस तरह से होता है, लाइक इस पॉइंट पे एक एज होता है, जैसे कोन होता है तो कोन का इस पॉइंट पे एज होता है, तो इस पॉइंट को हम एक्चुअली सिंगुलैरिटी ही कहेंगे। सो बोथ ऑफ दीज आर जस्टिफाइबल इन देयर ओन वे।
तो हमें इन चीज़ों के ऊपर कंसिडर नहीं करना, क्योंकि हम जानते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक क्लासिकल थ्योरी है, और क्लासिकल थ्योरी के रिजल्ट में जब भी सिंगुलैरिटी जैसी चीज़ें आ रही हैं तो हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगुलैरिटी रियलिटी का पार्ट नहीं है। और हमें एटलीस्ट क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी का वेट करना है जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो। नॉन वेरीफाइड तो बहुत से हैं, स्ट्रिंग थ्योरी, लूप क्वांटम ग्रेविटी, हायर डेरिवेटिव ग्रेविटी, होरावा ग्रेविटी, लिपसिज ग्रेविटी, देयर आर मेनी ऑफ देम। नहीं भाई, इट्स नॉट अ होल, इट्स लाइक देयर इज समथिंग देयर, है वहां पे कुछ, और वो वहां पे फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द रेडिएशन टू फॉल इन आवर आईज। भाई वो वहाँ पर टोटली प्रेजेंट है, इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। आपको पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में यही देखने को मिलेगा ना कि एक ऑब्जेक्ट है, उसे आपने कंप्रेस करा तो वो बन गया ब्लैक होल। मैंने भी इस चीज़ को कुछ वीडियोस में बताया, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इवन मास जो हम कहते हैं ना, क्योंकि हाँ ये ऑब्जेक्ट का मास इतना है, ये इवन मास का डेफिनेशन चेंज हो जाता है। हमें इवन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अगर हम टेक्निकल लेवल पे जाते हैं तो हमें खुद नहीं मालूम, मैथमेटिकल इक्वेशन वाइज हमें खुद नहीं मालूम कि एक ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है। इसी वजह से तो हमारे पास बहुत से डेफिनेशन है। एक बॉन्डी सैक मास है, एक कोमार मास है, एक एडीएम मास है। ये अलग अलग मास के डेफिनेशन है जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं। और एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की जब हम बात कर रहे हो तो मास, एनर्जी, इन चीज़ों को डिफाइन करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। अभी तक किसी भी इंसान ने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में मास को डिफाइन करा ही नहीं है, और हमारा यूनिवर्स खुद एक्सपैंड कर रहा है बहुत लार्ज स्केल पे। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और उसे ये कुछ इस तरह से पॉपुलर साइंस कल्चर में बताना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। वो ऑलमोस्ट क्या हुआ, उसे मैं प्रॉपर्ली इम्पॉसिबल ही कहूँगा। एंड इस वजह से बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन भी स्प्रेड हो जाता है। एंड ये जो मैंने यहाँ पर बताया बॉन्डी मास, कोमार मास, एडीएम मास, इन चीज़ों के बारे में ये लोग बात करते ही नहीं। ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं ये इस चीज़ को पॉसिबल बनाते हैं कि हम एक ऐसी यूनिवर्स की बात कर सकें जिसमें एक ब्लैक होल है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। और इस ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी है, ओके दैट पार्ट को मैं मान सकता हूँ, बट उसके अंदर कोई मास है ही नहीं। मतलब ये पूरा यूनिवर्स में कोई भी मास नहीं है, और उसके बावजूद भी यहाँ एक सिंगुलैरिटी है। तो जैसे हम ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं कि आर एच इक्वल टू इवेंट होराइजन 2gm/rc², तो यहाँ पर ये m का मतलब क्या है? तो इस m का मतलब एक्चुअली हम बॉन्डी मास या कोमार मास के जरिए रिलेट कर सकते हैं, जिसमें हमारा ये m एक्चुअली ग्रेविटेशनल कर्वेचर की वजह से जो मास आने वाला है। आपको शायद मालूम होगा कि ग्रेविटी के पास भी एक्चुअली एक एनर्जी होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये एनर्जी की वजह से E=mc² वाला लॉजिक लगाकर ये एक्चुअली वर्क करता है। टेक्निकल लेवल पे बातें हैं, और क्योंकि स्पेस टाइम नॉन लीनियर डायनामिक्स को फॉलो करता है, उस वजह से ऐसा पॉसिबल है कि एक ब्लैक होल बन सकता है बिना किसी मास का, बिना किसी एक्सटर्नल मास का, और ये पूरा का पूरा मास का सोर्स जो है स्पेस टाइम खुद हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेटिकल सिनारियो है, बस आपकी क्यूरियोसिटी को स्पार्क करने के लिए मैंने यहाँ पर बताया है। इस चीज़ को आप इग्नोर करो, ज़्यादा सोचना मत, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ आप कंफ्यूज ही होने वाले हो। और फॉल इनटू आवर इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे कि अपन किसी चीज को परसीव कर सकें, अपने को कुछ मिल ही नहीं रहा। कोई भी रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चलता, यानी ब्लैक होल दिख ही नहीं सकता मेरे को। ओके हाँ, यहाँ पर इनका एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर था कि ब्लैक होल का एक एस्केप वेलोसिटी होता है जो कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, और उसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल से एस्केप नहीं कर सकता। मैंने कई वीडियोज़ में बताया इस चीज़ को, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट गलत है। जैसे कि अगर मैं ब्लैक होल की बात करूँ, ये मेरा अगर रेडियल डिस्टेंस है, मैं ग्राफ की तरह बात कर रहा, तो एक्चुअली ये एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर लाइट कोन का। लाइट कोन वो स्पेस का रीजन है जिसके अंदर आप रहते हो। मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आप यूनिवर्स के हर हिस्से को नहीं देख सकते, एक पर्टिकुलर हिस्से को ही देख सकते हो, और यही पर्टिकुलर हिस्सा जिससे आप देख सकते हो, जिससे आप इंटरैक्ट कर सकते हो, ये आपके लाइट कोन के अंदर आता है। आप इस लाइट कोन के अंदर की हर चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इसके बाहर की किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, और यही है आपका लाइट कोन। जैसे जैसे लाइट कोन ब्लैक होल के करीब जाता है उसका साइज़ छोटा होने लगता है, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आपका, क्योंकि रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस घटता जा रहा है, और अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका लाइट कोन एक्चुअली टिल्ट होने लगता है, और इवेंट होराइजन पे लाइट कोन ये कुछ इस तरह से टिल्ट हो जाता है कि आपका लाइट कोन का जो फ्यूचर है ना वो सिर्फ सिंगुलैरिटी में रहता है। ये टेक्निकल लेवल का एक्सप्लेनेशन है, ये रियल एक्सप्लेनेशन है। ब्लैक होल एक्चुअली, जैसे हम इवेंट होराइजन की बात कर रहे हैं R=H,
तो यहाँ पर r इक्वल टू 0 पर तो ऑब्वियसली सिंगुलैरिटी होगा, बट इस r इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी हर पॉइंट पे एम्प्टी स्पेस है। ये रियल टेक्निकल डिटेल है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और यही ट्रूथ है। ब्लैक होल एक सिंगुलैरिटी है और पूरा प्योर एम्प्टी स्पेस है। इस सिंगुलैरिटी की वजह से एक खास दूरी पर एक इवेंट होराइजन होता है जिसका कुछ खास प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से हम ब्लैक होल को इतना ज़्यादा भाव देते हैं। तुम क्या सोचते हो? तुम बोलो कि सर ब्लैक होल दिख नहीं सकता, ब्लैक होल दिखेगा नहीं, रेडिएशन कोई तेज नहीं चलता। तो भाई आपको पता कैसे चला कि एक ब्लैक होल है जो 40 गुना सन का मास है और वहां पे पड़ा हुआ है? तो दोस्तों होता क्या है ना, जो ब्लैक होल है उसके आजू बाजू एक सर्कल होता है। मैं दिखाता हूँ, देखो ये जो फोटो है, ये एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है कि अगर ये ब्लैक होल है तो ये ब्लैक ओके यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये जिस सर्कल की बात कर रहे हैं एक्चुअली उनका मतलब है एक्रीशन डिस्क से। जैसे कि ऑब्वियसली अगर ये मेरा ब्लैक होल है तो इससे लाइट स्केप नहीं कर सकता, मतलब मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन करा, क्योंकि इवेंट होराइजन पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका फ्यूचर खुद सिंगुलैरिटी बन जाता है। तो इसके आसपास का जो रीजन है उसमें ऐसा तो हो सकता है ना कि इस चीज़ें इस ब्लैक होल को ऑर्बिट करना शुरू कर दे, तो बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे ब्लैक होल के एक्रीशन डिस्क को फॉर्म करते हैं जो कि ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहे होते हैं। और हम इन्हीं चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ओके कोई इनविजिबल एंटिटी को बहुत से चीज़ें ऑर्बिट कर रही हैं, अगर हाँ तो हमें ब्लैक होल मिल चुका। यहाँ पे बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं, दो आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्टेबल ऑर्बिट का और एक होता है अनस्टेबल ऑर्बिट का। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो ब्लैक होल के अराउंड मैंने बोला कि जैसे यहाँ दिखा रहा हूँ कि सर्कुलर ऑर्बिट है, चीज़ें सर्कल के रूप में फॉलो कर रही हैं, बट ये सर्कुलर ऑर्बिट स्टेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब कुछ ऐसे होंगे थोड़े थोड़े सर्कुलर लग रहे होंगे बट वो हल्का हल्का अंदर की ओर आ रहे हैं और ओवर टाइम घूमते 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 ऐसे करके सिंगुलैरिटी में चले जाएंगे। तो बहुत से ऑर्बिट जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं। यहाँ पर जैसे कि अभी ये थोड़ी देर बाद दिखाने वाले हैं, एक्चुअली ब्लैक होल पोवेही का जो इमेज है M87 वाला, उस इमेज में हमने क्या कैप्चर करा था? हमारे पास ब्लैक होल का इमेज नहीं था, हमारे पास फोटोन स्फीयर का इमेज था। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये मेरा अगर फोटोन स्फीयर है ना, तो ये फोटोन स्फीयर वो स्फेरिकल सरफेस है जिसमें लाइट सर्कुलर ऑर्बिट में ब्लैक होल के आसपास रहता है, और वो भी ऑर्बिट जो है स्टेबल होता है। अब क्योंकि लाइट से फास्ट कोई चीज़ मूव नहीं कर सकता, तो इसके अंदर कोई भी पार्टिकल अगर है सर्कुलर ऑर्बिट में तो वो हमेशा अनस्टेबल ऑर्बिट में ही रहेगा। मतलब वो डेफिनेटली इवेंट होराइजन में जाने वाला है, मतलब इवेंट होराइजन को क्रॉस करने वाला है और सिंगुलैरिटी में जाकर वो अपनी अंत करवा ही लेगा, दैट मच इज श्योर। तो हमने जो ब्लैक होल पोवेही की इमेज ली थी उसमें हमने फोटोन स्फीयर और उसके बाहर के एक्रीशन डिस्क और ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इफेक्ट, बस यही तीन चीज़ों को देखा था, जो कि विच वॉज प्रूफ एनफ कि हाँ ब्लैक होल जैसा चीज़ एग्जिस्ट करता है। सिंगुलैरिटी के बारे में वो प्रूफ नहीं है, ये आप क्लैरिफाई कर लो। अभी ब्लैक होल क्या कर रहा है, एक यहाँ पे कुछ मास अवेलेबल है और उस मास को अपने अंदर खींच रहा है, यानी ये ब्लैक होल अपने आप को बढ़ाता जा रहा है। जब वो मास अंदर आ रहा है, ऑब्वियसली जैसा कि मैंने इवेंट होराइजन वाले फॉर्मूले में बताया कि RH इज इक्वल टू 2gm/c² होता है। तो जैसे जैसे ब्लैक होल सेकंड करेगा m का वैल्यू बढ़ेगा, m का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या RH का वैल्यू बढ़ेगा, और अपन बोलना शुरू कर जाएंगे कि ओके देखो जैसे जैसे ब्लैक होल मास को सेकंड करता है उसका साइज धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है। ये जो सर्कल दिखाया है ना दोस्तों, ये जो सर्कल है, यहाँ पे जो गैसेस हैं उनका जो टेम्परेचर है वो कुछ लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, इनमें से निकलता है रेडिएशन। अपन देखेंगे सारी चीज आगे बढ़े अगर अपन। ये भी एक आर्टिस्ट की पिक्चर है, वो बता रहा है भाई ये ब्लैक होल है, यहाँ से मैं किसी चीज को खींच रहा हूँ। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से गलत है। एक्चुअली ये इमेज में क्या हो रहा है कि ये हमारा ब्लैक होल है, ठीक है, ये पीछे का गैलेक्सी है और गैलेक्सी से जो लाइट आ रहा है वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से ये कुछ इस तरह से डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो ये पार्ट तो पूरी तरह से गलत है। इतनी जोर से खींच रहा हूं कि वो गोल घूम के अपने अंदर गिर जा रही है। नहीं, ये पूरी गलत है, गोल घूम के अंदर नहीं जा रही है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो रहा है। ये दोनों आर्टिस्ट की इमेजिनेशन पे है, ये असली है। हाँ, अभी देखो यहाँ पे एक्चुअली अगर ध्यान दोगे तो एक पॉइंट के बाद ये पूरा ब्लैकिश टाइप का हो जाता है, तो वो हमारा फोटोन स्फीयर है। ये जो ब्राइट वाला दिख रहा है और ये जो हल्का सा ब्राइटर है ये एक्रीशन डिस्क का इमेज है, और ये जो कि कुछ इस तरह का शेप में जो लाइट दिख रहा है ना ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग व्हाटएवर। ये गैलेक्सी M87 जो कि ऑलरेडी अपने से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे है, उस गैलेक्सी के अंदर ये ब्लैक होल है। अब तुम बोलोगे सर ये आजू बाजू रोशनी कहां से, तो ब्लैक होल है। ब्लैक होल तो ब्लैक होल ही है, जो ब्लैक होल है वो तो ब्लैक होल है, उसमें कोई रोशनी नहीं है। ये जो आजू बाजू की रोशनी कौन सी रोशनी है, ये वाली रोशनी है दोस्तों। तो जब वो ब्लैक होल बाहर से कोई सामान खा रहा है
तो वो क्या कर रहा है, वो लाइट जनरेट हो रही है जो उसके चारों तरफ घूम, ये सामान खा रहा है उसकी वजह से लाइट जनरेट नहीं हो रही। देखो हमारे पास ये अगर ब्लैक होल है, ठीक है, तो उसके आसपास जो ऑर्बिट में पार्टिकल्स है जिनकी वजह से एक्रीशन डिस्क बना है वो सर्कुलर ऑर्बिट में है। मैक्सवेल इक्वेशन क्या बोलता है, सर्कुलर ऑर्बिट में अगर चार्ज पार्टिकल होंगे तो वो क्या एमिट करेंगे, रेडिएशन, और वही रेडिएशन की वजह से ये एक्रीशन डिस्क ग्लो करता है और हमें ये कुछ इस तरह का सिनारियो देखने को मिल रहा। तो ये पार्ट भी गलत है इनका। यानी इतनी मैसिव ग्रेविटी है कि ये जो ब्लैक होल है ये रोशनी को अपने चारों तरफ घुमा पा रहा है। हाँ ऑब्वियसली ये फोटोन स्फीयर, लाइट जो है वो इसके चारों तरफ घूम रही है, ब्लैक होल के चारों तरफ। ठीक है, अब सवाल पता कैसे चला। तो दोस्तों कुछ कोलैबोरेशंस हैं वर्ल्ड। हाँ ये इस चीज़ के बारे में विज्ञान टीवी इंडिया ने एक वीडियो बनाया, उस चीज़ को आप देख लेना, काफ़ी अच्छा वीडियो है। एंड या मेरे को विज्ञान टीवी इंडिया काफ़ी डिसेंट लगता है, दो उसके भी कुछ वीडियोज़ में बहुत प्रॉब्लम्स थे। हॉकिंग रेडिएशन वाला एक था जिसकी वजह से मैंने इस चैनल को ओपन करने का सोचा कि लाइक ओके बहुत से यूट्यूबर्स कंटेंट तो डाल रहे हैं बट मिसकॉन्सेप्शन आ जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक्चुअल प्रॉपर रिसर्च नहीं करा। आई डोंट ब्लेम देम क्योंकि वो उनका फील्ड नहीं है, वो एक्चुअल रिसर्चर है नहीं या फिर वो बनना नहीं चाहते फ्यूचर में। इस वजह से एक इंडियन रिसर्चर वाला चैनल होना इंपॉर्टेंट था और दैट इज़ वाई फिजिक्सीफाइल एग्जिस्ट्स। अगर आपको पसंद हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एनीवेज हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हुए। उन सबको कोलैबोरेट करके ये सबसे मोस्टली अपने को एक्सरे में या हायर एनर्जी रेडिएशन से बिहेव कर रहा है जैसे कि उसके आजू बाजू को एक और स्टार घूम रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब मैंने देखा तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, मेरे को एक अकेला स्टार दिख रहा है। तो उस स्टार के ऊपर कंटिन्यूअसली अपन उसको रीड करें, स्टडी करें, तो अपने को पता चलेगा कि ये अकेला अगर होता तो क्या होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अकेला स्टार नहीं है ब्लैक होल। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर जो जिस चीज़ के बारे में ये यहाँ पर बातें हो रही है वो ये है कि अगर एक अकेला स्टार होता तो वो ऑब्वियसली जियोडेसिक को फॉलो करता और स्ट्रेट लाइन में चला जाता। बट अगर कोई इनविजिबल ब्लैक होल होगा तो उसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में जा सकता है, बिना किसी ग्रेविटेशनल पुल के कोई दूसरा स्टार सर्कुलर मोशन में जा ही नहीं सकता। दैट वाज प्रीटी मच इम्पॉसिबल। प्लस हमने ब्लैक होल के बारे में मैथमेटिकली बहुत सारा स्टडी करा था और उन डाटा को हम एस्ट्रोनॉमी में खोजने की कोशिश कर रहे थे कि ओके मेरे पास ऐसा ऐसा कुछ इक्वेशन है, अगर इन इक्वेशंस से रिलेटेड कोई फिनोमिना हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है और वो सारे प्रॉपर्टीज़ को ओबे करता है तो हम ये कह सकते हैं कि ओके हमने ब्लैक होल को खोज लिया है। और ऐसे ही करके हमें ब्लैक होल मिला भी था। चारों तरफ घूम रहा है, इसके उसमें कुछ ना कुछ उसकी ट्रेजेक्ट्री में उसे जो रेडिएशन आ रहा है उसमें कोई ना कोई एनोमली होगी एंड देन वी कैन प्रिडिक्ट कि वो ब्लैक होल होगा। तो अभी देखो दोस्तों सिग्नस ए जो है ये एक ब्राइटेस्ट अपने पास कह सकते हैं अपनी ब्राइटेस्ट रेडियो सोर्स है, रोशनी का ब्राइटेस्ट सोर्स है आउटसाइड आवर गैलेक्सी मिल्की वे के बाहर जो है। ये जो फोटो क्या बता रही है, ये जो फोटो में कोई दिखा रही है, देखो यहाँ पे एक लोब दिख रहा है तुमको, एक यहाँ पे दिख रहा है, दो लोब्स हैं, बीच में पतली लाइन दिख रही है। ठीक है, सिग्नस ए का ये जो डेटा है, ये डेटा मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जब एक ब्लैक होल सुपर मैसिव ब्लैक होल क्या होता है? सुपर मैसिव ब्लैक होल का मतलब वो ब्लैक होल जिसके अंदर हो सकता है 1 लाख सूरज जितना मास हो, बहुत बड़ा ब्लैक होल। वो कितने एरिया में? सूरज जितने एरिया में। फिर ये गलत है, मैंने यहाँ पर एक्चुअली इस चीज़ को गूगल करा था बट यू कैन फॉरगिव हिम बिकॉज ही इज़ बीइंग स्लॉपी। क्योंकि ऑडियंस को अगर पूरा टेक्निकल लेवल पे जैसे मैंने इस वीडियो में बताया वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बट मैंने जो चीज़ों को बताया वो प्रॉपर चीज़ है और ये हमारे ऑडियंस को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो मेरा एटलीस्ट मकसद है हमारी जो ऑडियंस है वो इंटेलिजेंट या स्मार्ट ऑडियंस हो जो लॉन्ग टर्म की सोच रही हो। शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए नॉलेज लेकर खुद को स्मार्ट बनाने वाला इल्यूजन जो होता है, इल्यूजन ऑफ नॉलेज, वो नहीं चाहती। जैसे कि इन्होंने बताया कि लाइक इतने अबाउट 40 लाख और समथिंग, मे बी 10-15, मेरे को मैटर नहीं करता नंबर। सिग्नस ए स्टार का अगर हम सोर्शियल रेडियस देखें, जिस रेडियस पे स्फेरिकल शेप का इवेंट होराइजन होगा वो 44 किलोमीटर है। ये बहुत छोटा है, तो सन के एरिया में नहीं, सन के एरिया से भी छोटा। इट्स लाइक सेइंग कि हमारे सोलर सिस्टम का जो साइज है कि गैलेक्सी से छोटा है। एक्चुअली फैक्चुअल लेवल पे ये बात तो सही है, सोलर सिस्टम का साइज हमारे गैलेक्सी के साइज से छोटा ही है, बट ये एक्चुअल प्रॉपर इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करता एंड इट्स लाइक जस्ट प्रॉपर बुलशिट विच शुड बी इग्नोर्ड। वॉल्यूम में कहीं तो रेदर वॉल्यूम इज द बेटर वर्ड। ठीक है, तो जब एक सुपर मैसिव ब्लैक होल आजू बाजू के मसाले को खा रहा है, यानी वो जब अपने आप को बढ़ा रहा है, जब वो आजू बाजू की चीजें जो है उनको अपने अंदर एनगल्फ कर रहा है, तो क्या होता है? तो होता ये है कि ऑब्वियसली ये भी प्रॉपर बुलशिट है। देखो जब हम एक्चुअली ब्लैक होल ईट कर रहा वाली बातें करते हैं तो एक्चुअली होता क्या कि जैसे मेरा ये सिंगुलैरिटी है, मैंने आपको बताया ये इवेंट होराइजन है, आसपास की जो चीज़ें ये सभी चीज़ें जियोडेसिक में जा रही है। ब्लैक होल इज नॉट डूइंग एनीथिंग इंटेंशनली, इट्स नॉट कॉन्शियस बीइंग कि लाइक अच्छा बेटा तू इधर से जा रहा है, रुक 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 मैं तुझे बुलाता हूँ इधर आ, घुस अंदर और अब खा लेता हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। चीज़ें अपने जियोडेसिक में मूव करती है और उनका जियोडेसिक जो होता है सिंगुलैरिटी में जाकर एंड करता है। मैंने आपको बताया ना, 2 तरह के सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, एक स्टेबल वाला और एक अनस्टेबल वाला।
तो ब्लैक होल के केस में बहुत सारे ऐसे केस आ जाते हैं, अगर आप बहुत ही दूरी पे सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं हो तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपकी वाट लगने वाली है, मतलब आप अनस्टेबल ऑर्बिट में बनने ही वाले हो। यही सब छोटी छोटी इफेक्ट्स की वजह से तो हमारा प्रीसेशन वाला जो मरकरी का पार्ट है वो होता है, क्योंकि सन के वो इतना करीब है कि वहाँ पर एक्चुअल प्रॉपर जनरल रिलेटिविस्टिक ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। एक्चुअली हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को नॉन लीनियर थ्योरी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटोन का जो स्ट्रक्चर है, अभी ये बहुत आगे की बात बता रहा हूँ, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हो। देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को कैसे बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हें रिपेल करना है, एक फोटोन एमिट करता है। बट ये सिंगल फोटोन ना खुद ब खुद दूसरा फोटोन एमिट नहीं कर सकता, बट ग्रेविटी जो है बहुत कमीनी चीज़ है। ये क्या है कि अगर मेरे पास एक मास है, इसने एक ग्रेविटॉन को एमिट करा, अब ये ग्रेविटॉन क्या है कि इसकी मन मर्जी के मुताबिक कि दूसरा ग्रेविटॉन, फिर ये एक और ग्रेविटॉन एमिट कर देगा, फिर उससे मतलब पूरा स्वॉर्म बन सकता है यहाँ पर। ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से होता है। एक्चुअली जैसे जी क्यूब वाला टर्म अगर हमारे लैग्रांजियन में होगा, तो क्योंकि यहाँ पर जी का पावर 3 है, मतलब एक ग्रेविटॉन 2 और ग्रेविटॉन को एमिट करेगा। तो ये प्रॉपर मैथमेटिक्स से आता है। मैं यहाँ पर वर्ड सैलेड बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बट चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बस थोड़ा सा एक फिक्शनल स्टोरी बना लिया है। एनीवेज, और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम एक्चुअली ब्लैक होल देखने को भी मिलता है। जब हम बहुत स्मॉल रीजन में ऐसा करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एक लिमिट होता है जिसके बाद इनडेफिनेटली ग्रेविटॉन्स क्रिएट नहीं हो सकते। बट जब एक बहुत स्मॉल साइज में हम मास को डाल देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, तो उससे जिस तरह का उससे जिस लेवल पे ग्रेविटॉन्स बिल्डअप होते हैं वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये पूरे मास को और भी ज़्यादा कंप्रेस करने लग जाते हैं और एक सिंगुलैरिटी का फॉर्म या स्ट्रक्चर दे देते हैं। एक ब्राइट स्पार्क दिखता है। ये जो 2 लॉब्स हैं ये दिख रहे हैं मेरे को। इन्हीं 2 लॉब्स से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बीच की जो लाइन है, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो यही मिल रही है कि देयर एग्जिस्ट अ सुपर मैसिव ब्लैक होल। आई थिंक अब इसमें आगे कोई काम की चीज़ नहीं है। मैं थोड़ा आगे तकरीबन मुझे 5 लाख लाइट ईयर लगेंगे। दिखता तो है नहीं, तो पता कैसे चला? पता ऐसे चलता है कि जब वो आजू बाजू के एरिया से सामान खाता है तो ब्राइट स्पार्क्स मिलते हैं। ब्राइट, हाँ, ये पार्ट सही है। डिफाइंड वेल स्ट्रक्चर होता है। रेड जायंट क्या होता है? ओके, अब मे बी शायद ये इन रेड जायंट वगैरह की बातें फ्यूचर वाली वीडियोस में करेंगे। मैं चेकआउट कर सकता हूँ उन्हें और आपको बता सकता हूँ कि वो सही है या फिर गलत है। बस इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने बताए कि इवेंट होराइजन के बारे में जो इसके वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से गलत है। फिर इन्होंने जो ये श्वार्ज़शील्ड रेडियस की बात करी कि ब्लैक होल हमारे सोलर रेडियस के इक्वल होगा, वो भी पॉइंट गलत था। और स्टेबल अनस्टेबल वाला ऑर्बिट का जो लॉजिक होता है वो भी उन्होंने नहीं बताया। प्लस एक्रीशन डिस्क की ब्राइटनेस वाली बात भी लॉजिक में उन्होंने गलत करा था। सो देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड मैंने इनके कुछ वीडियोस को देखा है जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, इसमें बहुत ये है और मैं इस चैनल को रिकमेंड नहीं करता। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर वो कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं तो इस वीडियो को डाउन कर दिया जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड करके रख लो इन केस कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। अदरवाइज इफ़ ही इज़ लाइक दैट गाय, जैसा कि मैंने इधर बोला, फुल ऑफ डाउट एंड सपोर्ट करते हैं कि लाइक ओके हाँ, मेरा अगर कुछ पॉइंट गलत है, दूसरा बंदा करेक्ट कर रहा है, तो यार चलो उसके सपोर्ट करते हैं, या गलती तो इंसान से ही होती है ना। तो अगर उस टाइप का स्वभाव या नेचर है तो ऑब्वियसली ही विल सपोर्ट दिस वीडियो एंड से कि लाइक हाँ, थोड़ी बहुत गलती हो गई थी, कोई ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपन लोग जब 1000 के बाहर चले जाएंगे तो मे बी वी स्टार्ट डूइंग दीज डिबंक्स लाइव, ताकि आपके साथ हमारा इंटरेक्शन हो और मैं आपको बता सकूँ, बहुत सी चीज़ें दिखा सकूँ। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ। लाइक हमारा जो दूसरा चैनल है वो 10K के बाहर जब चला जाएगा तो वी कैन डू स्टडी सेशंस लाइक स्ट्रिंग थ्योरी का। अगर मेरे पास जो बुक्स हैं बहुत सारे, उनमें से किसी एक को पकड़ के आपके साथ पढ़ सकता हूँ। लाइक आई कैन एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग जो कि उसमें लिखा हुआ है, तो आपको एक आइडिया मिलना शुरू हो जाए कि ऐसे इस लेवल पे चीज़ें होती हैं, फिजिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। उससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि ओके हाँ, फ्यूचर में मुझे ये सभी चीज़ें पढ़नी हैं, ये सभी चीज़ें मुझे सीखने को भी मिलने वाला है। सो फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है फिजिक्सीफाइल का। अगर आप सभी का साथ रहा तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, मे बी विद सम अदर डिबंक। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।